मेरी ग्रोसरी का शॉप है फॉर एग्जांपल, और मुझे उस दिन 50,000 का तो सेल्स करना ही है, तो हाउ टू बी प्रिपेयर्ड टू जस्ट रीच द सेल्स टारगेट ऑन द ओपनिंग डे। आप अपने रिलेटिव्स के बेस पे या फ्रेंड्स के बेस पे या जिन लोगों को भी आप जानते हो उसके बेस पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वो लोग आपको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि रोकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? स्पॉट ऑन सर। उनका काम क्या होता है कि जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं और होते हैं, वो आकर के अपने कमेंट्स दे करके चले जाएंगे आपके घर वालों को। हो सकता है आपको भी ना डायरेक्टली बोले, बट आपके फादर के माइंड में कुछ डाल के चले जाए, अरे ये क्या काम करवा दिया, ये कोई काम है करने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला, अरे हमारा वो था उसने भी ऐसे किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा। तो उनका क्या काम है? काम खराब करना। तो आप गलत तरह से सोच रहे हो एज फार एज मार्केटिंग योर बिजनेस इज कंसर्न्ड। ओके। आपकी विजन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे को एक ही दिन में 50,000 की सेल निकालनी है। एक दिन में चाहे कुछ भी सेल नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में कुछ नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है। मेन है कि अगले एक महीने में या एक साल में आप क्या करने वाले हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगले 2 साल में क्या करने वाले हो, 3 साल में, 5 साल में, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म प्लान है तो, लॉन्ग टर्म विजन है तो जी। अब वो कैसे होगा? वो रिलेटिव्स के बेस पे तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी तरक्की देख करके उनको कौन सा मजा आने वाला है। सोचने वाली बात है। अगर आपके घर में जो गाड़ी खड़ी है वो उनकी गाड़ी से बड़ी है तो उनको खुशी होगी या उनको दुख होगा? अंदर ही अंदर जेलसी होगी, क्योंकि जेलसी हमेशा हमको अपनों से होती है, परायों से थोड़ी होती है जी। आपको मेरे से जेलसी होती है क्या? नहीं होती, बट यही मैं आपका सगा भाई हूं तो होगी या नहीं होगी? तो उनके बेस पर कभी भी कोई प्लान मत बनाओ। दैट प्लान इज बाउंड टू फेल। तो प्लान कैसे बनाओ कि मैं अपने ग्रोसरी का स्टोर खोल रहा हूं, तो अब ग्रोसरी के इंडिया के अंदर लाखों स्टोर्स खुले हुए हैं, आपका स्टोर उन सबसे कैसे अलग होने वाला है? दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। क्या कुछ अलग है या आप भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? अगर वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो कंपटीशन दबा के होने वाला है। और आजकल तो कंपटीशन सिर्फ ऑफलाइन से नहीं, ऑनलाइन से भी है। आप भी जब कुछ खरीदने जाते हो तो आप ये भी देखते हो कि ऑनलाइन कितने का है, क्या डील मिल रही है, ऑफलाइन कितने का है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि भाई मैं क्या अलग करने वाला हूं। अब वो दिमाग कैसे खुलता है लोगों का? जैसे ज्यादातर लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने भी पढ़ाई बाहर से करी हुई है जी सर। कहां से करी हुई है आपने? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ऑस्ट्रेलिया से और यूके से करी हुई है। तो वहां पे आपने ऐसा बहुत कुछ देखा होगा जो अभी तक इंडिया में नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ना 24/7 का, कि बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स खुल गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं, या सुबह मान लो 7 बजे से रात को 11 बजे तक खुले रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये आइडिया कहां से आया लोगों के माइंड में? कहीं ना कहीं बाहर कोई गया होगा, उसने देखा कि अच्छा वहां हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने दिमाग लगाया, यहाँ पे किया, अब वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो और कोई नहीं कर रहा था। जब सारे स्टोर बंद हो जाते हैं तब भी कुछ स्टोर्स खुले रह जाते हैं, तो अब उनको एक एडवांटेज मिल गया है। तो दैट इज लाइक अ यूएसपी, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जैसे आप अहमदाबाद में रहते हो, राइट जी, तो आपने कोई ऐसा एरिया चूज किया जहां पर जो लोग हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है। जैसे अहमदाबाद में बेस्ट एरिया कौन सा है जहां पे सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? सिंधु भवन रोड, राइट। ये एरिया आप कह रहे हो मोस्ट प्राइम लोकेलिटी है वहां की। तो उसके आसपास में देखो जो ग्रोसरी स्टोर्स खुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो हो सकता है वहां पे आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा कि वो लोकेलिटी तो ऐसी है जहां पर एक से बढ़कर एक घर है, हर घर में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं जी। मैं ठीक कह रहा हूं ना जी? एब्सोल्युटली। यानी कि पॉश लोकेलिटी है, लेकिन हो सकता है उसके आसपास में एक भी ऐसा स्टोर ना हो, ग्रोसरी स्टोर, जो कि सिर्फ हाई एंड आइटम्स रखता हो, जो लोग जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। यानी वो चीज जो एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में मिलेगी 100 रुपए की, वही चीज किसी दूसरे ब्रांड की वहां पे मिलेगी 500 रुपए की। फॉर एग्जांपल मानुका हनी, आपने सुना है इसके बारे में? नहीं सर। न्यूजीलैंड में काफी पॉपुलर है। वो हनी छोटी सी डब्बी होती है, वो 2-3 हजार रुपए से शुरू होती है और 10,000 रुपए तक जाती है हनी, जो वैसे कितने का मिलता है? 100-200 रुपए का। तो वो कौन खरीदेगा? वो आप किसी ऐसी लोकेलिटी में चले गए जहां पर के पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, तो गालियां निकालेंगे। वो कहेंगे क्या पागल बनाने के लिए दुकान खोल ली है। बट देयर आर लोकेलिटीज जहां पर वो कहेंगे आपके पास बेस्ट क्या है वो दिखाओ मुझे। तो क्योंकि जो बंदा 50 लाख की गाड़ी रख सकता है, क्या वो 5,000 का हनी नहीं खरीद सकता अपनी हेल्थ के लिए? एब्सोल्युटली। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप वहां पे रखोगे। वो प्रोडक्ट्स कहां से आएंगे? आपको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर इंपोर्टर्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन इंपोर्टर्स से आप डायरेक्टली ले लोगे। हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट उससे कम हो जो आप सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर खोलूंगा जो बहुत बड़ा होगा। कितना भी बड़ा हो, और बड़े बड़े खुले हुए हैं उनसे तो छोटा ही है ना। कितने हैं जो बहुत बड़े बड़े खुले हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ गए होंगे। कितने सारे हैं, चेन ऑफ स्टोर्स है जी, जो 10,000 स्क्वायर फीट के हैं, 20,000 स्क्वायर फीट के, 50,000 स्क्वायर फीट के। इतना बड़ा तो आप खोलोगे नहीं, तो कितना भी बड़ा खोलो उनसे तो छोटे ही रहोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, छोटा सा खोलो, एक ऐसी शॉप ऐसी जगह पर जहां पर उससे मिलती जुलती और कोई शॉप नहीं है, और प्लस आप उनके घर पर डिलीवर करो। और अपनी मार्केटिंग के लिए एक अच्छी सी बाइक रखो जिसमें कि आपकी ब्रांडिंग हो रखी हो। तो आपकी एड अपने आप हो रही है। जब भी कोई वो बाइक लेकर के जा रहा है, जैसे होती है नॉर्मली सबकी, बट अच्छी सी, इसमें पैसा लगाओ। बजाय बड़ी शॉप में पैसा लगाने के छोटी शॉप खोलो, होम डिलीवरी दो जी। लेकिन जो छोटी शॉप भी बना रहे हो वो अच्छी सी बनाओ, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट प्रीमियम है तो देखने में वो शॉप प्रीमियम होनी चाहिए। तो बड़ी शॉप खोल करके उसमें 20 लाख रुपए इंटीरियर में लगाने से अच्छा आप छोटी शॉप खोलो और उसमें 10 लाख रुपए इंटीरियर में लगाओ। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी सर? इस तरह से समझ पा रहे हो ना? हाँ, बीइंग स्पेसिफिक। हाँ, यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू, किस गैप को आप फिल करने वाले हो। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक नीड है जो और कोई देख नहीं पा रहा है और कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको आप फुलफिल कर जाओ तो काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानुका हनी की अभी हम बात कर रहे थे। अगर आप डायरेक्टली बाहर से मंगाते हो और आप ऑनलाइन सेल करते हो, अब वहां पे क्या होगा, आप देखोगे ऑनलाइन कितने कितने लोग हैं, कितने कितने ब्रांड्स के और कितने कितने में बेच रहे हैं। अब आप क्या करोगे, ईमेल्स डालोगे किसको, न्यूजीलैंड में जो कंपनीज हैं जो इस तरह का हनी बनाती है, तो आप देखोगे इंडिया में इन 3 कंपनीज के तो हनी है,
बट बाकी के 10 ब्रांड्स हैं वहां पर जिनका कोई हनी नहीं है, आप उन 10 ब्रांड्स को अप्रोच करोगे, क्योंकि इन तीन ही का अगर आपने निकाल दिया तो अव्वल तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो ये 3 ब्रांड्स आपको दिख रहे होंगे Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, इनका कोई ना कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होगा इन कंपनीज के साथ में। तो वो कंपनीज आपको एंटरटेन ही नहीं करेगी। तो हो सकता है कोई चौथी, पांचवी या छठी, सातवीं कोई कंपनी हो क्या सकता है, होंगी। बाकी की जो नीचे की 10 कंपनियां हैं वो वेट कर रही होंगी कि वो किसी तरह से अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मार्केट कर सके, बट कोई इंडिया से उनको अप्रोच ही नहीं कर रहा है। सब उसी टॉप 3 में फोकस है। और इंडिया के लिए क्या टॉप 3 और क्या टॉप 10? अगर मैं कोई XYZ ब्रांड का नाम आपको बताता हूं वहां का, आपको कैसे पता कि वो ब्रांड वहां का नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 10 है? हाँ, जो पिक्चर हम बताएंगे वही दिखेगी। हाउ डू पीपल नो इन इंडिया कि विच इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ न्यूजीलैंड? तो अगर आप नंबर 10 वाले ब्रांड को भी अप्रोच करते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है वो आपको और सस्ते में दे दे, जिसको और लोग जो ऑनलाइन बेच रहे हैं मान लो 4000 रुपए का, उसको आप 2000 में बेच दो। इसको बोलते हैं मार्केट डिस्रप्शन, कि आपने पूरी की पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। अब वो लोग हिल जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है कि जो चीज हम 4000 की बेच रहे हैं वो कोई और आ गया है जो 2000 में बेच रहा है, और फिर भी आप 1000 रुपए कमा रहे हो उसमें, क्योंकि पीछे से आपको मान लो 700-800 रुपए का पड़ रहा है। तो अब इसमें क्या चाहिए आपको? इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं पर भी मार्केटिंग कैसे करते हैं जी। मतलब वहां पर भी आप एड्स रन कर सकते हो। somebody सर्चिंग फॉर हनी और मे बी ऑर्गेनिक हनी या मानुका हनी, तो आपकी एड आएगी, एड में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। बिजनेस करना वैसे सही बता रहा हूं बहुत आसान होता है, बट थॉट प्रोसेस की सारी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनका काम ही यही है। वो क्या करेंगे, आपने उनको बताया कि मेरे को इस कंपनी से, एक बार आपकी डील फाइनल हो गई ऑनलाइन मान लो ईमेल के थ्रू, फिर आपने इस कंपनी को बोल दिया, इस एजेंट को बोल दिया कि अब मेरे को इतनी क्वांटिटी यहां से यहां पर चाहिए, तो बाकी सारा काम उनका है, उनकी हेडेक है। अच्छा, वो अपना कुछ कमीशन लेंगे थोड़ा बहुत बीच में, और आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया। हाँ, तो आप फोकस कर सकते हो हाउ टू सेल, क्योंकि वो लाने का हेडेक आपको नहीं रिपोर्ट करने का सारा हेडेक आपका है ही नहीं। वो किसका है? एक एक्सपर्ट का, जो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसका काम ही यही है। तो वो पूरा हेडेक उसका हो गया, बनाने का हेडेक उस कंपनी का हो गया। आपका हेडेक क्या है? आपके घर में प्रोडक्ट आ गए, छोटे छोटे से डब्बे हैं, मान लो शुरू में आपने ज्यादा नहीं 20 ही मंगाए और 1000 रुपए का एक पड़ा, तो कितने का हो गया? 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपकी सेलिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स यहां पर काम आएगी। अगर आप 20 बेच सकते हो तो आप 200 भी बेच सकते हो, 200 बेच सकते हो तो 2000 भी बेच सकते हो, और एक प्रोडक्ट बेच सकते हो तो दूसरा भी बेच सकते हो। तो कितने ऑप्शंस खुल गए? वायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, और एक्सपोजर भी एकदम। और ये सब जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, लोग ऐसा कर रहे हैं इंडिया में। बस ये है कि सबके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये मैं जो सीक्रेट्स हैं अंदर के वो सब ओपन कर रहा हूं जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। और सर ज़्यादातर बिजनेस में ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, तो कोई एक क्लाइंट होता है जो 60-70% ऑर्डर देता है। ऑल ऑफ द सडन, जैसे आपने बोला कि अभी हम शुरू कर रहे हैं, वी आर न्यू एंड सम ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर आर ऑलरेडी देयर, तो वो उनको बेटर ऑफर देके अगर वो कस्टमर को अपने पास ले लेंगे तो हमारा नया सेटअप है वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि मार्केट डिसरप्शन आप कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी से, तो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए? जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया और कोई क्लाइंट है वो आपके बिजनेस का मान लो 50% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और वहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने पेमेंट देने से ही मना कर दिया। बड़ा कॉमन है। हाँ, अभी उसने पहले बोला कि मैं 30 दिन में पैसा दे दूंगा, उसके बाद 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, वो पैसे नहीं दे रहा है। क्या कर लोगे? कोर्ट में जाओगे तो 20-30 साल गए आपके। वो तो अब क्या करोगे? फंस गए ना जी। काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया जी। तो बिजनेस को डाइवर्सिफाइड तरीके से करो। शुरू में बड़ी मछली को पकड़ने की बजाय छोटी छोटी बहुत सारी मछलियों को पकड़ो। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेट भी तो होना चाहिए ना। अपने छोटे से नेट से बड़ी मछली को पकड़ने जाओगे तो नेट ही फट जाएगा जी। तो उस छोटे से नेट से छोटी छोटी बहुत सारी मछलियों को पकड़ लो। यानी कोई भी एक भी ऐसा क्लाइंट आपका नहीं होना चाहिए जहां से कि आपकी रेवेन्यू का मान लो 10% से ज्यादा वहां से आ रहा है। तो कोई डर नहीं है, डूबा भी तो कितना डूबा, 10% डूब गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बाकी का 90% तो चल रहा है ना, मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे काम करो ही मत। ओके, इनिशियल डेज में, इनिशियल में मत करो। जब आपके पास फंड्स हो, मान लो बिजनेस करते करते आपको 1-2 साल हो गए हैं, आप बड़ों को अप्रोच करो ना, और ये सोच करके करो कि अगर मेरा पैसा डूब भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उतने का ही मैं रिस्क लूंगा। जिसने भी बिजनेस करा होगा वो समझता होगा इस रियलिटी को कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर एथिकल वे में बिजनेस को नहीं करते हैं इंडिया में, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है। बिल्कुल जी। तो वो क्या करेंगे, वो आपको अटकाने की कोशिश करेंगे। ओके। इसको टिपिकल यहाँ पे लैंग्वेज में बोला जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज में इंडिया में, नीचे लगाना सामने वाले को। हाँ, मतलब आपको कहेंगे पेमेंट आपकी कहाँ जा रही है, 30 दिन में हम दे देंगे ना। जैसे आप पेमेंट मांगने जाओगे वो कहेंगे और माल दे दो। हाँ, आप समझ गए, पेमेंट तो दी नहीं, माल और दे दो। फिर आप माल दोगे 100 रुपए का, पेमेंट वो देंगे 50 रुपए की। हाँ, तो पहले की 100 रुपए की पेमेंट थी, उसमें से 50 दिया उन्होंने, तो 50 पुराना बाकी हो गया, 100 नया हो गया, तो 100 से कितना हो गया, 150। आपका रिस्क बढ़ गया। ये 100 रुपए बढ़ करके कब 500 रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर एंड में जब 1000 रुपए हो जाएगा तो वो वेंडर चेंज कर देंगे। हाँ, ऐसा होता है, कहेंगे भाड़ में जाओ, हम तो उससे ले रहे हैं, और उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन दे देंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम आपको पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि फिर तो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी ना। वो क्या कहेंगे, आपके प्रोडक्ट में कमी है, ये क्या दे दिया हमको, इसकी वजह से हमको इतना नुकसान हो गया, अब हम आपके पैसे नहीं दे रहे। ये सब चीजें होती हैं, ये ग्राउंड रियलिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, तो फंस जाते हैं। यस। तो ऐसे काम करो जहां पर अगर पैसा आपका डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, आपका मंथली कैश फ्लो पे असर नहीं पड़ता, यू विल बी एबल टू मेंटेन। 5-10% चला भी गया तो उससे बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता ना जी। बेटर स्टिल, अगर आपने पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया कि एक क्लाइंट से आपका 1 या 2% से ज्यादा आता ही नहीं है, तो कोई डर ही नहीं है। हाँ, वो आप अगर वो ज्यादा नौटंकी करे या ज्यादा ऐसी उल्टी सीधी टर्म्स आपके सामने रखे जो आपको ठीक नहीं लगते, तो आप ना कह सकते हो उसको। एब्सोल्युटली। वो ओवर नेगोशिएट करे, जितना आपका मार्जिन है उससे भी नीचे आपको ले जाने की कोशिश करे, अब वो तो मैं नहीं देता प्रोडक्ट,
वो कहेगा मैं कॉम्पिटिटर के पास चले जाऊँ, चले जाओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, आपका 98% या 99% बिजनेस तो इंटैक्ट है ना, यस, सिक्योर। ऐसे सोचा जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है सर, उनके लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट कि सपोज आई हैव अबाउट 10 लाख रुपीज विथ मी, सो 1-1 लाख के 10 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेना बेटर है या 10 लाख एक ही बिजनेस में लगाने के वो एक्सपोजर लेना बेटर रहेगा? 1-1 लाख 10 बिजनेस में आप लगाओ, वो बेटर है। अच्छा। और ऐसा सोचो मत शुरू से कि मेरे को 10 बिजनेस करने पड़ेंगे 1-1 लाख रुपए के, राइट? आप ये सोच करके करो कि मैं 1 लाख में एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास में 10 लाख रुपए है और इस बिजनेस को मुझे इस लेवल पे ले जाना है कि यहाँ से मेरे पास में 1 लाख मैंने लगाया, 10 लाख आएगा, फिर उस 10 लाख को मैं री इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं 20 लाख पे जाऊंगा, 50 लाख पे जाऊंगा, फिर उसको री इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 5 करोड़ पे जाऊंगा। ऐसे सोचो, क्योंकि 10 लाख आपके पास में अगर है और आप 1 लाख लगा करके एक बिजनेस कर रहे हो तो 1 लाख का 2-3 लाख तो वैसे ही हो जाएगा। आप एस्टिमेट करोगे 10 लाख का, एक्चुअल में जब करने जाओगे तो पता लगा 20 लाख लग गया, 30 लाख लग गया, फंस गए। यस। तो 9 लाख को साइड में रखो, सिर्फ 1 लाख रुपए लगाओ। अब वहां पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारा दिमाग कैसे चलता है कि 1 लाख में बिजनेस कैसे होगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक बिजनेस को करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर डूइंग इट, नॉट व्हाट यू आर डूइंग इट। जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोलूंगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर डूइंग इट, नॉट व्हाट यू आर डूइंग। लोग ये समझते हैं बिजनेस इज ऑल अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे करने को तो बहुत कुछ है, कुछ भी कर लो, कैसे करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी कोई भी नई बात नहीं करी, ऐसी बात नहीं करी कि आप वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, राइट? मैंने क्या करा, जो भी आपने बोला उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दिए हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल। आपने ग्रोसरी की बात करी, मैंने आपको बताया कि ग्रोसरी से रिलेटेड कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन का मैंने आपको बताया कि कैसे किया जा सकता है, और वो भी स्ट्रेटेजिकल भी आपने जो बताया कि हनी का जो आपने एग्जांपल दिया था कि उसमें ज्यादातर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स स्टक ऐसे ही हो जाएंगे कि सारा ऑपरेशन खुद ही मैनेज करने में लग जाएंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उधर से कुछ आ रहा है, उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ कर दी या कुछ ऐसे, तो वो क्लियर करने में मेरा 2-3 महीना आराम से निकल जाएगा और वो पता भी नहीं चलेगा। अदरवाइज उससे बेटर है कि जस्ट हायर अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, पे देम, इट इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ कॉस्ट। ये बेसिकली ना इंडिया में प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को एक्सपर्टीज की वैल्यू नहीं पता है। इंडिया में लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं पता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे की वैल्यू तो पता है, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाने के लिए अपना पूरा दिन खराब कर देंगे, लेकिन उस दिन की क्या वैल्यू है ये नहीं पता है लोगों को। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस ना करके अगर जॉब करते हो, यू आर वेल क्वालिफाइड, आपको जॉब भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब मिल सकती है लाख रुपए महीने की, तो एक दिन का कितना हो गया, मोटा मोटा 3000 रुपए। एक दिन में कितने घंटे आप काम करते हो? 10 घंटे मान लो काम करते हो, तो 1 घंटे की आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपए। तो आपको पता होना चाहिए अपने माइंड में कि मेरे 1 घंटे की वैल्यू 300 रुपए है जी। तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे, अच्छा सामने वाला जो बंदा है ना, अगर मैं इस एजेंट को हायर करता हूं, ये मांग रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपए, अरे बहुत ज्यादा है, मैं उससे नहीं करूंगा, मैं तो खुद ही कर लूंगा। उस चक्कर में आप अपने 2 महीने खराब कर दोगे। तो 2 महीने खराब करने का मतलब क्या, वो 2 लाख खराब कर दिए जी। इससे बेटर क्या था, उस बंदे को वो कितना मांग रहा था, कमीशन सब मिला करके 5000 रुपए, 10000 रुपए, नहीं मैं उसको नहीं कमाने दूंगा, सारा मैं खुद ही कमाऊंगा। ये बड़ी गंदी सोच है लोगों की, उसी के चक्कर में स्टक हो जाएंगे। बहुत गलत सोच है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना बिजनेस में, ये तो अभी आप बात कर रहे हो स्टार्टअप की, अगर मैं इसे और एक स्टेप आगे की बात करूं जी, वो लोग जो होते हैं ना, जो एक ही लेवल पे स्टक हो जाते हैं, जो उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि सारा कुछ मैं खुद ही रख लूं, मैं किसी को नहीं दूंगा, ना तो मैं किसी और को अपना काम हैंड ओवर करूंगा, ना मैं किसी और को हायर करूंगा, ना मैं किसी और को पैसा दूंगा। उनका दिमाग ये चल रहा होता है कि मैंने अगर किसी को हायर किया और उसको 20,000 रुपए महीने का दिया, तो मैं उसको क्यों दूं 20,000 रुपए, मैं खुद ही कमा लूं ना। तो वो उसी लेवल पे रह जाते हैं। अब 20,000 रुपए वाला काम भी वो खुद करेंगे तो उनका लेवल 50,000 से ऊपर बढ़ेगा कैसे, बढ़ ही नहीं सकता। यानी एक शेयरिंग माइंडसेट होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो देयर मस्ट बी पीपल कि आप छोटे से निकल सको और उसको कोई और कर सके। सब कुछ खुद ही करोगे तो आप बड़ा कैसे करोगे? सबसे बड़ा क्या है बिजनेस में, सोचना, आइडिएशन, थिंकिंग। उसके लिए आप फिजिकली मेंटली फ्री होने चाहिए, तभी तो आप सोच सकते हो व्हाट्स नेक्स्ट। वो सोचने के लिए पहले आपका माइंड फ्री होना चाहिए छोटे छोटे चिंदी कामों से, तभी जाके तभी वहां से फ्री होगे ना। अब वो काम भी आप सारे खुद ही करोगे तो आप तो एग्जॉस्ट हो जाओगे फिजिकली भी और मेंटली भी, तो बड़ा कैसे करोगे बिजनेस को? ये प्रॉब्लम होती है 99% उन लोगों के साथ जो एक लेवल के बाद में आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा फंडा इसका बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं और हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो ज्यादातर लोग क्या दिमाग लगा रहे थे, ये अंदर की बात है, मैं आपको जो बता रहा हूं बिना किसी का नाम लिए, कि एक है बाहर से जो वो बोलते हैं अपने एम्प्लॉइज को, एक एक्चुअल में जैसे उनका दिमाग चल रहा होता है। तो वो क्या दिमाग लगा रहे थे कि इस पीरियड को हम कैसे यूज करें अपने फायदे के लिए, कट ऑफ। मतलब जो भी स्टाफ उनको लग रहा था कि भाई जिनकी सैलरी ज्यादा है या उससे कम में हमको उनसे बेटर लोग मिल सकते हैं, उन सबको निकाल दिया। नंबर 2, सैलरीज को आधा कर दिया, लीव विदाउट पे कर दिया। ये सब हुआ है लोगों के साथ में। हार्श रियलिटी, यस, हार्श रियलिटी। आप भी जानते होंगे अपने फ्रेंड्स को, सब जिनके साथ में इश्यूज हुए हैं। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारे उनकी सैलरीज आधी हो गई है, बहुत सारे हैं उनको लीव विदाउट पे बोल दिया। यस, हुआ कि ठीक है आप लीव पे हो लेकिन आप पे नहीं करेंगे, लीव पे ही रहो, लीव पे ही रहो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। मैंने क्या किया, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, एक ईमेल भेजा सारे टीम लीडर्स को और बोला अपनी पूरी टीम को आगे फॉरवर्ड कर दो। मैंने कहा जब तक भी लॉकडाउन चलेगा तब तक आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, किसी की भी 1 रुपए की भी सैलरी कटेगी नहीं। तब तक ये भी अनसर्टेनिटी थी कि कब तक चलेगा। इनिशियली यस, 21 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। मैंने उसमें मेल में लिख दिया कि अगर 1 साल भी चलेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से घर से काम करो और आपको पूरे पैसे मिलेंगे, 1 रुपए भी किसी का भी नहीं कटेगा। नंबर 1 उस ईमेल में ये मेंशन था। दूसरा, मैंने उसमें कहा कि क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा कि जस्ट फॉर अ टाइम, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसके अगले दिन ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अगले महीने की सैलरी आप सबकी डबल है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तब तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा है
और उस वक्त कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है, वही आपका रियल फ्रेंड है ना, वही आपका अपना है जी। तो इस सबसे क्या होता है, एक ऐसा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है विच बिकम्स अ विन विन सिचुएशन यस, फॉर बोथ द पार्टीज, फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉइज। तभी वो कंपनी ग्रो कर पाती है, तभी लोग नेक्स्ट लेवल पे जा पाते हैं। अब हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वी हैव गॉट मोर देन 100 पीपल वर्किंग इन आवर कंपनी। 99% ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सब हमारे साथ ही हैं। क्योंकि सर इस पे भी ज्यादातर जो इवन मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे आर स्पेंडिंग क्रोर्स ऑन द ट्रेनिंग के हाउ टू रिटेन एम्प्लॉय रिटेंशन। हाँ, कि रिटेन कैसे करें। हाँ। मैंने आपको एक वर्ड में बता दिया रिटेन कैसे किया जाता है, शेयरिंग। दिल से शेयर करो ना, यू नीड टू थिंक कि मैं क्या और दे सकता हूं। ये समझना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की जो आदत है ना, बचपन से ही जो कंडीशनिंग हुई है, अगर आप अपने घर में भी देखोगे, जैसे आप बड़े हुए हो, मांग मांग करके बड़े हुए हैं बच्चे, पेरेंट्स से मांग मांग करके, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब ये नया मोबाइल आया, अब ये भी चाहिए, अब ये लैपटॉप भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। चलो यहां तक तो ठीक है, अब या बच्चे हो, और जबरदस्ती लड़ करके, रो करके, झगड़ करके, या टेंट्रम्स करके, या किसी भी तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और फिर मांग लिया, जब वो चीज मिल गई तो उस चीज पे कब्जा कर लिया। ये तो सबको आता है, उस चीज को किसी और को देते कैसे हैं, ये बहुत कम लोगों को आता है। ये दम बहुत कम लोगों में होता है, जिनमें होता है वही एंटरप्रेन्योरशिप में एक लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना कैसे है, ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है जी। और उस बैंक बैलेंस में से पैसा निकाल करके अपने एम्प्लॉइज के साथ में शेयर कैसे करना है, ये कौन सिखाएगा आपको। ये जिसको आता है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एक्चुअल में दिल से शेयर करना, सिर्फ बाहर बाहर से दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, एक्चुअल में शेयर करना कि वो लोग करते हैं तो वो डिजर्व करते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आज जो भी मैं कुछ हूं फाइनेंशियली, वो किसकी वजह से हूं, अपने एम्प्लॉइज की वजह से हूं। तो अगर उनके साथ में नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ में करूंगा। अगर दिल से आपकी एक्चुअल में ऐसी थिंकिंग है तो वो लोग भी दिल से आपके साथ में जुड़ गए, अब वो दिल से काम करेंगे, यानी वो उस काम को उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे आप भी नहीं ले जा सकते। अब आपकी ग्रोथ शुरू हो गई है कंपनी की। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आई एम प्राउड टू से दैट कि मेरी कंपनी के जो भी फोटोग्राफर्स हैं वो मेरे से लाख गुना बेटर हैं आज की डेट में। जब शुरू किया था एक टाइम पे, आज से 20 साल पहले, तो मैं बेटर था, बट आज की डेट में वो मेरे से फार बेटर है। क्यों हो पाया ऐसा, क्योंकि वो दिल से काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है। वो एक्चुअली ग्रो हो रहे हैं अपने काम में, वो काम को काम की तरह नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझ गए ना, जैसे ज्यादातर कंपनी में होता है, मंडे आ गया, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऊपर से कहा है तो करना पड़ेगा, तब बंदा ग्रो नहीं कर सकता ना, तब कंपनी की भी ग्रोथ नहीं हो सकती, उन लोगों की भी नहीं हो सकती, काम की भी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्रिएटिविटी का लेवल नहीं बढ़ सकता। हमारी कंपनी में जो शूट्स आज से 15 साल पहले हुए थे और आज जो हो रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दैट वाज ऑल जंक। अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो इट्स अ फैक्ट, लेवल बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया है। तो कैसे बढ़ गया, कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो सिर्फ बाहर से बोलने के लिए नहीं बोलते कि ये हमारी कंपनी है, अंदर से दे फील दिस इज माय कंपनी। प्राउड। हाँ, क्योंकि मैं भी दिल से ऐसा उनके बारे में सोचता हूं, और सिर्फ सोचता ही नहीं हूं, बोलता भी हूं और शेयर भी करता हूं। जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन से मैच होने चाहिए, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उस ट्रस्ट की वजह से आप आगे बढ़ते हो। और तभी आपका ये माइंडसेट रहता है कि मेरे को शेयर कैसे करना है, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के साथ में नहीं, कस्टमर्स के साथ भी। यानी वहां पे एक्चुअल में क्या वैल्यू ऐड मैं कर सकता हूं, उनकी लाइफ को बेटर कैसे कर सकता हूं, और ज्यादा कन्वीनियंट कैसे कर सकता हूं उनके लिए हर एक चीज को, कि एक्चुअल में जो उनको चाहिए, जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस है हमारी कंपनी से, उसको हम एक्सीड कैसे करें। बताइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस सर वही था लास्ट के, कैश फ्लो का जो इंपॉर्टेंस है, ना तो बुक्स है इसके बारे में, ना तो राइट कंटेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज विच आर आउट देयर, और जो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव। पर न्यू और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं मंथली कैश फ्लो। देखो, कैश फ्लो को मैनेज करना एक बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो ये सारी बातें जो मैंने अभी तक करी है सब बकवास है। एज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, आपका दिमाग हमेशा ऐसे चलना चाहिए दैट द कंपनी मस्ट ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल राइट फ्रॉम डे वन। ये नहीं कि 2 साल बाद या 5 साल बाद। हाँ, कहीं से फंडिंग मिली हुई है तो बात अलग है, कोई है उसने $10 मिलियन आपको दे दिया है, $20 मिलियन, $100 मिलियन दे दिया है, अब उसको आप बर्न करते चले जा रहे हो, क्योंकि 1-2 साल आपके पास में है उसको बर्न करने के लिए, जब तक आप प्रॉफिटेबल होते हो। या हो सकता है 2-3 साल बाद कोई आकर के आपको बड़ा प्लेयर एक्वायर कर ले। बट अगर आप बात कर रहे हो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की राइट फ्रॉम स्क्रैच, जब आपके पास में कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो लोन लेना तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। लोन लेकर के कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। लोन कितने बुरी तरीके से एक बिजनेसमैन को फंसाता है, वो वही समझ सकता है जो इस तरह से देख रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन नहीं है, ना था, ना है, ना कभी होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोन अपने आप में ट्रैप होता है। लोन आप ले तो लेते हो, और जब देने की बारी आती है तो लोन का इंटरेस्ट ही इतना हो जाता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, आप इंटरेस्ट उतारते रहते हो, फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो प्रिंसिपल भी बढ़ने लग जाता है। ये अपने आप में ट्रैप है बहुत बड़ा जी। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो। तभी आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, अभी तक मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए वहां पे मैंने रेवेन्यू की बात नहीं करी कहीं पर भी, मैंने बात किसी करी प्रॉफिट की। प्रॉफिट, जैसे मैंने हनी का आपको एग्जांपल दिया, तो वहां पर मैंने ये नहीं कहा कि इतने की आपकी सेल हो जाएगी। सेल से क्या होता है, बहुत लोग उनकी सेल है मान लो 10 लाख की, 20 लाख की, और लॉसेस में जा रहे हैं। तो योर टारगेट मस्ट नॉट बी सेल, टारगेट मस्ट बी प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट डाउन द लाइन 3 years 4 years डाउन द लाइन, राइट फ्रॉम डे वन। कोई भी बिजनेस को सस्टेन करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लोज। तभी आप कह सकते हो कि बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल है, तभी वो वाइबल है। आइडियली एक बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इतना प्रॉफिट कमाए कि उस प्रॉफिट को जब आप रीइन्वेस्ट करो तो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, फिर दोबारा से आप रीइन्वेस्ट करो, फिर वो बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। इसको एक्चुअल बिजनेस कहते हैं। आजकल मैंने ज्यादातर क्या देखा, यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कहीं से किसी की बातें सुनी कि भाई आज की डेट में जो बज़वर्ड है दैट इज स्टार्टअप, मुझे भी स्टार्टअप करना है। अच्छा, क्या प्लान है, ये करना है, वो करना है, मैं ये ऐप बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपको पता है कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एप्स ऑलरेडी देयर, जिसको कोई डाउनलोड भी नहीं करता है,
और फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जिस ऐप की आप बात कर रहे हो अगर वो ऐप आपकी ना हो तो क्या आप खुद डाउनलोड करोगे उस ऐप को? आंसर मिल गया, $1 मिलियन आंसर शुरू ही मत करो। सिंपल क्वेश्चन है, तो वहां पे जाकर के अटक जाते हैं, अटैच हो गए उस आइडिया से। तो जैसे वो आइडिया मेरे पास लेकर के आए, मैंने कहा कि क्या बकवास है ये, तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपका दुश्मन हूं? मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, कोई क्यों आपको पैसे देगा, उसके लिए प्रॉफिट कहां से आएगा, कितना आएगा, जो खर्चा आपको करना है वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? आप कह रहे हो इतना लगेगा, इतने में कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हो 2 लाख में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसमें तो 10-20 लाख से कम में स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी। चलो बन भी गया, उसको मार्केट कैसे करोगे? मार्केटिंग का बजट कहां है आपका? आप कह रहे हो मैंने ऐप बना ली, ठीक है बना ली, अब उसके बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा? ऐप तो बन जाएगी मान लो 10 लाख रुपए में, जो 1 करोड़ रुपए मार्केट करने के लिए चाहिए वो कहां है? अच्छा वो तो नहीं है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, आपने कोई प्रोडक्ट बना करके अपने घर में रख दिया है और कह रहे हो बिक नहीं रहा है, अरे भाई दिखेगा तभी तो बिकेगा। दैट इज एडवर्टाइजिंग, दैट इज मार्केटिंग। और बताइए। बस सर थैंक यू, इसमें सब सम अप हो गया है। जो इन बिटवीन भी आंसर्स क्वेश्चंस थे मेरे, वो आपके आंसर में ऑलरेडी कवर हो गए हैं। सारे कवर हो गए जितने भी आपके क्वेश्चंस थे? जी सर। चलो आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सर जी। मस्त लगा।